हेलो दोस्तों, मैं सुमन आपका टीचर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24 पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम सब ने ठानी है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में नौकरी पानी है। इस सीरीज के तहत आज जो है हम अपने दूसरे क्लास को आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और बेसिकली ये क्लास जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा है, एज यू ऑल नो। और आज हम इस दूसरे क्लास में आपसे बात करने वाले हैं अबाउट रिस्पॉन्स टाइम। और यूँ कहें कि इसको दूसरे तौर पर अगर बोला जाए तो मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर हमारा हार्डवेयर के साथ कोरिलेशन करके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे किसी भी जॉब के लिए रिस्पॉन्स करता है, और जो रिस्पॉन्स करने तक का जो टाइम होता है एक्चुअली उसको हम कौन कौन से नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। साथ ही टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी हमारी बात होगी। तो हमारे इस क्लास में आप जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको जो भी बेसिक पॉइंट्स से लेकर के और जो एडवांस लेवल के पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप अपने सवालों को आसानी से कर सकें। तो इसके लिए आपको केवल क्या करना है कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको आसानी से देख पाएँ। दूसरा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तीसरी चीज़ कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रही है जो मैं आपको अभी क्लास में बताने वाला हूं या ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप पर्टिकुलर उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के उस डाउट को आप लिख देंगे, ताकि आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आज का वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास में जो हम बात करेंगे, बेसिकली वो बात करेंगे किसकी, तो मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। दैट्स मीन कि कोई भी जॉब यानी कोई भी इनपुट जब कंप्यूटर को दिया जाता है, तो वो रिस्पॉन्स जब देने वाला होता है या जब रिस्पॉन्स देता है, देन आफ्टर उसमें कंप्यूटर के द्वारा कितना टाइम जो है वो कंज्यूम किया जाता है, इसी को हम लोग मेज़र करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए अकॉर्डिंग टू टाइम। और जब मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस की बात की जाती है, तो बेसिकली हम यहाँ तीन तरह के टाइम को पढ़ते हैं। पहला जो है वो होता है थ्रूपुट। बी नंबर is turn around time, and third one is response time. बेसिकली ये तीनों टाइम जो कंज्यूमिंग किया जाता है बाय द कंप्यूटर, ये तीनों तीन तरह के टाइम होते हैं। कौन से स्थिति में, कौन से स्टेज में जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कौन से टाइम को कंसीडर करता है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। अब बात आती है कि थ्रूपुट टाइम क्या होता है। तो थ्रूपुट टाइम जो होता है एक अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकेंड में करने में लगता है। तो अगर मैं बोलूं कि थ्रूपुट क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम। दैट्स मीन सपोज मैं अगर बोलूं, अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक नोट्स के तौर पर इसको लिख भी सकते हैं। आप एक नोट्स DSSS KVS और NVS के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार भी कर सकते हैं। इसमें सारी पॉइंट्स आपकी क्लियर रहेंगी। थ्रूपुट मैंने क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ वर्क, सपोज n हमारा कोई अमाउंट ऑफ वर्क है और उसको t सेकेंड में कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है, सो n अपॉन t जो होगा उस वर्क के लिए क्या हो जाएगा, थ्रूपुट टाइम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर
हो गया होगा। अगर हमारा कंप्यूटर 10 सेकेंड में 5 वर्क को परफॉर्म कर रहा है, सो 5/10 जो होगा इसका थ्रूपुट टाइम हो जाएगा, मीन्स 1/2 जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या हो जाएगा, थ्रूपुट टाइम हो जाएगा। अब बात आती है टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम होता है जब हम किसी भी इनपुट को और किसी भी जॉब को कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, और जब उस जॉब को एज ए इनपुट देने के बाद कंप्यूटर के तरफ से हमें उसका रिजल्ट मिल रहा होता है। तो इसके बीच का जो इंटरवल टाइम होता है वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। मींस आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर मैंने प्रिंट का कमांड दिया, मैंने कंप्यूटर को प्रिंट का कमांड दिया, और जब तक उसने उस पेज पर प्रिंटर के थ्रू उस प्रिंट को प्रिंट करके हमें नहीं दे दिया, तब तक उसका टर्न अराउंड टाइम कंसीडर नहीं होगा। दैट्स मीन कि प्रिंट कमांड देने से लेकर के और जब तक हमारा पेज प्रिंट ना हो जाए तब तक के इंटरवल टाइम में जो टाइम कंज्यूमिंग हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ने जो हमारा टाइम कंज्यूम करा, वो जो हमारा कहलाता है टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको सेंटेंस में हम कैसे फ्रेम करेंगे, टर्न अराउंड टाइम इज द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन। Turnaround time is the interval from the time of submission of a job to the system for processing to the time of the completion of the job। कहने का मतलब कि जब हम जॉब को इनपुट कर रहे होते हैं और जब हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, उसके बीच का जो इंटरवल टाइम होता है वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। अब बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। अच्छा ये बताइए कि अभी जो मैंने ये 2 पॉइंट्स आपको बताए या मैंने जो डिस्कस करा, उसमें कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए वैसे तो, बट फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं अवश्य उसका जो है रिप्लाई करूंगा और उसके सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स टाइम की बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली क्या होता है, तो जरा सा इसके अगर डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, रिस्पॉन्स टाइम इज द इंटरवल। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, इंटरवल है, ये भी इंटरवल की बात करता है। Interval from the time of submission of a job to the system for processing to the time the first response for the job is produced by the system, response time is तो ये हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है। बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, तो रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम इंटरवल होता है जो सबमिशन ऑफ जॉब जब हम सिस्टम को देते हैं और वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होता है, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट किया, देन उसने जो रिस्पॉन्स हमें दिया, तो जस्ट रिस्पॉन्स के स्टार्ट होने से पहले के बीच का जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। आपको इसके नेम से भी समझ आ रहा होगा कि रिस्पॉन्स मतलब जब वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल बताया टर्न अराउंड टाइम में कि प्रिंटिंग मैंने कमांड के तौर पर दी, कंप्यूटर मैंने प्रिंट जो ऑप्शन होता है उसमें मैंने क्लिक करा, तो ये हमारा इनपुट ऑफ ए जॉब हो गया, और जब वो हमारा पेपर पर निकल गया तो इस बीच का टाइम हमारा टर्न अराउंड टाइम होगा। बट रिस्पॉन्स टाइम को अगर समझें तो जब मैंने किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए उस जॉब को कंप्यूटर को एज ए इनपुट करा, और जैसे ही वो रिस्पॉन्स के लिए रेडी हुआ, जस्ट जैसे यहां पर प्रिंटर के थ्रू हमारा प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, तो इस बीच का जो टाइम होगा वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होगा। दैट्स मीन जहां से वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। सो यहां पर आप इस तरीके से डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी कि रिस्पॉन्स टाइम इज द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम। अब बात कर लेते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली होता है, ये रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली जो हमारा होता है, क्या होता है, तो टर्न अराउंड टाइम जो होता है उससे क्या होता है, बेटर होता है। टर्न अराउंड टाइम से जो है वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम बेटर होता है, बिकॉज इसमें जो आप देख पा रहे होंगे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होती है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, कम होता है। टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो लेस होता है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, मोर होता है।
आई थिंक यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि सिस्टम परफॉर्मेंस की बात की जाती है तो कितने टाइप से हम डिवाइड करते हैं, वहां पर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है 4, 3, 9, 7। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली 3 होगा, बिकॉज कि इसका जो टाइम है थ्रूपुट, टर्न अराउंड और रिस्पॉन्स के टाइप में कंसीडर किया जाता है। दूसरा कि थ्रूपुट टाइम क्या होता है, तो n अपॉन टी आप याद रखेंगे। n का क्या है, वर्क है, पर यूनिट टाइम है, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उसका वो थ्रूपुट टाइम होता है। अगला टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जहां से हमने इनपुट करा और जहां तक हमने आउटपुट लेना है, तो टोटल बीच का जो टाइम होगा वो टर्न अराउंड टाइम होगा। आपको ऑप्शन में डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और रिस्पॉन्स टाइम में ये पूछा जाएगा, अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि रिस्पॉन्स जाने से पहले, जस्ट रिस्पॉन्स स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम होता है और इनपुट देने के टाइम, इनपुट जो आप देते हैं वहां तक के बीच का जो टाइम होता है वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। अगर इतनी बातें आप याद रखते हैं तो मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और यहां से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिंगल यूजर और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। अब इसमें सिंगल यूजर के साथ हम जोड़ लेते हैं सिंगल टास्किंग, मतलब जो सिंगल यूजर होगा वो सिंगल टास्किंग होगा और जो मल्टी यूजर होगा मल्टीटास्किंग, ठीक है। जो मल्टी यूजर होगा मल्टीटास्किंग होगा, ठीक है। मतलब जहां पर मल्टीपल यूजर्स होंगे, दैट्स मीन मल्टीपल यूजर अगर आ गया तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि मल्टीपल यूजर जब आ जाएगा तो वो मल्टीपल तरह के वर्क को भी कर पा रहा होगा। जैसे आप जैसे यूज करते हैं, मैं अगर एग्जांपल दे दूं तो जैसे अगर बैंक के कंप्यूटर्स को एज ए एग्जांपल मैं लूं, बैंक के कंप्यूटर को एज ए मैं एग्जांपल लूं, तो वहां पर क्या होता है कि कंप्यूटर अनेक होते हैं और वर्क भी डिफरेंट टाइप का हो रहा होता है। मींस कि वो क्या है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा होता है। दैट्स मीन कि वहां पर डिफरेंट टाइप्स के यूजर डिफरेंट टाइप्स के वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जैसे हेड ब्रांच है तो वहां पर वर्किंग कंडीशन कुछ और होगा, और जो कंज्यूमर के लिए ब्रांच ओपन किया गया है वहां पर लेन देन के अलावा जो ब्रांच की चीजें हैं वो सारी चीजें होती रहती हैं। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारा वर्क जो हो रहा होता है बहुत सारे यूजर्स के द्वारा एट ए टाइम किया जा रहा होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। आप जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, एक आपके पास कंप्यूटर होता है और एक आदमी उसके सामने बैठ करके एक ही काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ठीक है। अब इसको अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको वहां तक नहीं जाना, बस आपको याद रखना है कि बेसिकली जो टाइप होता है वो कितना होता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये 4 टाइप्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंगल यूजर की और सिंगल टास्किंग की भी साथ में हम बात करते चलेंगे। सबसे पहला जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, तो वो है हमारा अर्लियर सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है, आप नोट करते जाएंगे, अर्लियर बोल सकते हैं, अर्ली और सीरियल प्रोसेसिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कुछ एक पॉइंट्स है, मैं समझाते हुए और कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट में लिखते जाऊंगा। अगर आपको इसको सेंटेंस में फ्रेम करना होगा तो आप खुद से कर लेंगे, अदरवाइज अगर आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं तो शॉर्ट में भी आप नोट पर राइट डाउन कर लेंगे। सबसे पहली चीज कि इसमें जो अर्ली और सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें एक के बाद ही दूसरा काम होता है। कहने का मतलब, सपोज कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और इसमें प्रोसेसर है,
आपको पता है सीपीयू एज ए प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो सपोज यहां पर हमने दो प्रोसेसेस को एक बार दिया, एक दिया P1 दूसरा दिया P2। तो सीरियल और अर्ली प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये पहले P1 अगर कोई प्रोसेस दिया गया एज ए जॉब, तो ये जो जॉब पूरा होगा सबसे पहले P1 परफॉर्म होगा, देन आफ्टर P2 परफॉर्म होगा। दैट्स मीन आप ये समझ पा रहे होंगे कि P1 पहले कंप्लीट होगा, देन P2 स्टार्ट होगा, देन P2 कंप्लीट होगा। अगेन अगर कोई तीसरा जॉब P3 है तो वो P3 स्टार्ट होकर के P3 एंड होगा। तो यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है, जो जॉब हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो इनपुट दे रहे हैं, सबसे पहले वो क्या हो रहा है, पहला हमारा प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो सीरियल और अर्ली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें सीक्वेंस में हमारा जॉब क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है प्रोसेस के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अर्ली और सीरियल प्रोसेसिंग कहलाता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है, मतलब जहां पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम हो, पहला काम गया वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा सीरियल प्रोसेसिंग होता है। अब इसमें होता क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो कंप्यूटर के लिए इजी हो जाता है। इसके अगर एडवांटेज की बात की जाए तो यहां पर क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट इजी, मतलब कंप्यूटर के लिए ये इजी हो जाता है कि कौन सी प्रोसेस में हमें कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, कौन से प्रोसेस में कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है कंप्यूटर के द्वारा। ये कंप्यूटर को समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरी चीज मेमोरी एलोकेशन। अब जब तक पहला काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे काम की शुरुआत नहीं होगी। दैट्स मीन दूसरे का जो मेमोरी एलोकेशन है वो नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं कि पहला प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो अपना मेमोरी एलोकेट किए हुए है, और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ मेमोरी है वो उसका फ्री पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है, मतलब सपोज ये हमारा मेमोरी एरिया है। अब प्रोसेस 1 जो गया वो 5 MB का है और टोटल मेमोरी जो है वो 10 MB का है। तो रेस्ट जो 5 MB है वो हमारा क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और जब फ्री रहेगा तो यहां पर मेमोरी एलोकेशन अगर किसी दूसरे रिसोर्स को यूज करने के लिए कंप्यूटर को चाहिए तो वो उसको खोजना क्या रहेगा, आसान रहेगा। सो आप बोल सकते हैं कि मेमोरी एलोकेशन जो होता है इसमें क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन इजी होता है कंप्यूटर के लिए, मेमोरी एलोकेशन इजी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब इजी। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब क्या होगा, इजी होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहला जॉब कंप्लीट होगा तभी जो है दूसरे जॉब को वो कंसीडर करेगा। दैट्स मीन आप ये समझ पा रहे होंगे कि जहां पे मल्टीपल जॉब्स अगर एक बार में आ जाए तो वहां पे हो सकता है कि कंप्यूटर को कंफ्यूजन हो जाए कि कौन से जॉब को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है। बट यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कंप्यूटर के साथ नहीं होने वाला, बिकॉज वो एक ही जॉब को समझ रहा है। तो जब एक ही काम को समझ के आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो वो काम आसान हो जाता है। सो यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब इजी, ये भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। बट एक जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है वो क्या है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, मोर हो जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज होगा। अब वेटिंग टाइम मोर कैसे हो गया, अब जैसे देखिए मैंने दो प्रोसेस दिया, एक P1 दिया, एक P2 दिया। पहले प्रोसेस को एट ए टाइम मैंने क्या किया, दो प्रोसेस को इनपुट करा। अब क्या किया मैंने, ये दोनों जो है 530 पर मैंने इस प्रोसेस को, दोनों प्रोसेस को दे दिया। अब P1 को कंप्लीशन के लिए कितने मिनट का टाइम लगता है, 15 मिनट का टाइम लगता है। सपोज P1 जब कंप्लीट हो रहा है तो 15 मिनट का टाइम ले रहा है। तो 15 मिनट के टाइम में ये कब अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, मतलब
45 पर कंप्लीट करेगा। तब तक इस 15 मिनट तक इस P2 को वेटिंग में रहना पड़ेगा, मतलब ये अपने काम को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अर्ली और सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कंप्लीशन ऑफ जॉब जब तक ना हो जाए तब तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। भले ही आप प्रोसेस जितना भी दे दें, पहला प्रोसेस जब इनपुट होगा वो कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टार्ट होगा। अब देखिए यहां पर ये 15 मिनट क्या हो गया, फालतू का हो गया। ये जब तक 5:45 नहीं होगा तब तक ये दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि पहले प्रोसेस को स्टार्ट होने से और दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट होने तक बिल्कुल इसको 15 मिनट से ज्यादा तक वेट करना पड़ेगा। सो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इसका वेटिंग टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ओएस, बैच प्रोसेसिंग ओएस। अब यहां पर बैच प्रोसेसिंग ओएस का क्या मतलब है? बैच मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेट में काम होता है। सेट मतलब ग्रुप में काम होता है। आप 5 प्रोसेस दे दो, आप 6 प्रोसेस दे दो, कंप्यूटर सारे को रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, जरा सा आप ये समझेंगे। यूजर इज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद कंप्यूटर। यहां पर यूजर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, जरा सा आप ये बात समझेंगे। अब देखिए इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज ये यूजर 1 है, ये यूजर हमारा क्या है, 2 है, ये यूजर क्या है, 3 है, ये यूजर क्या है, यूजर क्या है, 4 है, यूजर 3 है, 4 है, और ये यूजर क्या है, यूजर 5 है। इसने प्रोसेस दिया P1, P2, P3, P4, P5। प्रोसेस मतलब कहने का ये जॉब जो है वो जॉब एज ए इनपुट करा कंप्यूटर में। अब डायरेक्टली यूजर जो है कंप्यूटर के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता, क्यों नहीं पहुंच सकता? तो इसमें एक इमीडिएट मतलब मेडिएटर की जरूरत पड़ती है, और वो मेडिएटर क्या होता है, ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब ये क्या काम करेगा कि अब जैसे हो सकता है कि ये यूजर 5 यूजर्स जो हैं वो सेम टाइप के कुछ जॉब्स को क्या कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, बट जो भी जॉब्स 5 यूजर्स के द्वारा दिया जा रहा है उन सारे का जॉब इक्वल ना हो, मतलब इक्वल फंक्शनैलिटी का ना हो। कहने का मेरा अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। इसमें से हो सकता है कि इस जॉब का नेचर और इस जॉब का नेचर क्या हो, सेम हो, बट इस दोनों का क्या हो, डिफरेंट हो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करेगा, सपोज ये S1 नेचर का है, ये S1 नेचर का है, S1 नेचर का है, और ये D1 नेचर का है, और ये D1 नेचर का है। कहने का मतलब डिफरेंट यूजर जब जॉब को दे रहा होता है तो वहां पर जो जॉब का नेचर होता है वो डिफरेंट फंक्शंस में होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा भाई, इसमें इसकी क्या जरूरत, उसका काम होता है कि नेचर ऑफ जॉब को वो क्या करे, नेचर ऑफ जॉब को वो क्या करे, एक जगह बैच में क्या करे, फ्रेम कर दे। जैसे अगर मैं बात करूं जॉब P1 की, इसके अलावा P3 की, और इसके अलावा P5 की, P3 और P5 की, इसको ये एक जगह बैच बनाएगा, इसको ये एक जगह बैच में फ्रेम करेगा, और जो इसका P2 है और कौन सा है, P2 है और P4 है, इसको ये एक जगह बैच करेगा। अब देखिए यहां पर जो जॉब का फंक्शन है वो पहले 5 प्रोसेस में हो रहा था, अब ये प्रोसेस कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फंक्शन सेम हो गया, प्रोसेस दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर जैसे फंक्शन अगर डिफरेंट है, जैसे S1, तो इसको 3 बार कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना पड़ता, टाइम बढ़ता, मेमोरी एलोकेशन बढ़ता, सारा कुछ बढ़ता। बट यहां पे क्या हो रहा है कि जो सेम नेचर का वर्क है उसको एक बैच में अगर डाल दिया तो ये सारे को एक ही टाइम कंसीडर कर लेगा, और ये जो दूसरे फंक्शन की चीज है इसको कंप्यूटर क्या करेगा, एक टाइम में कंसीडर कर लेगा। दैट्स मीन आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहां पर मेमोरी एलोकेशन भी कम हो जा रहा है, रिसोर्स का यूज भी कम हो जा रहा है,
और वेटिंग टाइम भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। साथ ही साथ जो एक फंक्शंस का एक टाइप या हम कहें कि एक नेचर का जो जॉब है, उस जॉब का कंप्लीशन सारा एक बार में हो रहा है, प्रोसेस भी एक बार में हो रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक मीडिएटर के तौर पर क्या काम करता है, ऑपरेटर काम करता है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस को फंक्शन के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग बैच में क्या करता है, फ्रेम करता है, देन आफ्टर वो कंप्यूटर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसलिए बोला जाता है कि इसमें यूजर का डायरेक्टली इंटरेक्शन कंप्यूटर के पास नहीं हो पाता। इसमें क्या करता है, एक मीडिएटर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। सो यूजर इज, यहां पर जो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूजर इज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टेड और इंटरेक्ट बोल सकते हैं, इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिए। जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, जो भी यूजर्स हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पाते उसमें। वो जो यूजर है वो किसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो वो इंटरेक्ट होते हैं ऑपरेटर के साथ। सो ऑल यूजर्स प्रीपेयर जॉब फर्स्ट इंडिविजुअली। ये बात समझ में आ रही है, इंडिविजुअली इन offline mode, then send to computer operator। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ऑफलाइन मोड में यहां पर जो ये यूजर्स हैं वो जॉब को क्या करते हैं, ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफलाइन डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ऑफलाइन डिवाइस के तौर पर जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा प्रोसेसिंग है जिसमें डायरेक्टली यूजर जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता, तो वो कौन सा है, बैच प्रोसेसिंग। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। इसके अलावा भी और सारे हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसमें डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता, बट यहां तक में आपको अगर आता है तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे। दूसरी चीज कि आपको पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जॉब जो है एक सेट में कंप्यूटर को ट्रांसफर होता है और सेंड होता है। तो सेट में कहने का मतलब है वहां पर नेचर के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। फिर आपसे पूछा ये जा सकता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर डिफरेंट प्रोसेसेस को एक बैच में जो है एक सेट में कंप्यूटर को ट्रांसफर किया जाता है, देन आफ्टर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई सेंड टू कंप्यूटर ऑपरेटर। और एक लाइन और आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, वो ये कंप्यूटर ऑपरेटर create a batch for similar function job, ठीक है, similar function job। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज कि रिसोर्स मैनेजमेंट जो यहां पर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, ऑलरेडी हम आपको बता दिए कि क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कंप्यूटर के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट जो होगा क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब जरा सा हम डिसएडवांटेज की अगर बात कर लें तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम इज हाई। क्योंकि यहां पर बहुत सारा जॉब जा रहा है इसलिए बहुत सारे जॉब के लिए टाइम रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब n/t का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम इज मोर। टर्न अराउंड
सॉरी, टर्न अराउंड टाइम तो वो नहीं होता है ना, टर्न अराउंड टाइम, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ कर गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टर्न अराउंड टाइम इज मोर। टर्न अराउंड टाइम अभी मैंने आपको बताया टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। तो टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स के आने तक का टाइम, मतलब कंप्लीशन ऑफ जॉब जो होता है वहां तक का टाइम, वो क्या होता है यहाँ पर ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज कि यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, दैट्स मीन प्रोसेसर, वो क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। और प्रायोरिटी डिसाइड करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है कि अब इस फंक्शन, अब चूंकि यहाँ पर दो फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें टोटल 5 जॉब मिला, अब इसमें कौन से जॉब को पहले करना है ये कंप्यूटर को समझना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। सो प्रायोरिटी डिसाइड इज डिफिकल्ट। तो ये सारी चीजें इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी। तो ये दूसरा था हमारा। तीसरा जो होता है वो इंटरैक्टिव ओएस होता है। इंटरैक्टिव ओएस कहने का मतलब कि जो यूजर फ्रेंडली होगा वो क्या होगा, ज्यादा इंटरैक्टिव होगा। ये इंटरैक्टिव का तो मतलब यही है कि जो यूजर फ्रेंडली हो जाएगा वो ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ऑनलाइन डिवाइस के तौर पर भी जानते हैं। इसका दूसरा नेम जो है वो ऑनलाइन डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इंस्टेंटली हमको क्या मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है कंप्यूटर के द्वारा जब हम इनपुट कर रहे होते हैं। कोई भी यूजर एक्चुअली जब इनपुट कर रहा होता है, जैसे वो इनपुट करता है इंस्टेंटली उसको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। दैट्स मीन कि उस वो जो जॉब है एक्चुअली वो कंप्लीट हो जाता है, तभी तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप जानिए इंटरैक्टिव ओएस वही होता है जहां पर क्विकली जो है हमें क्या मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है व्हेन वी इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो जैसे आप जानते होंगे, आप देखते भी होंगे, आप यूज भी कर रहे होंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है यूजर फ्रेंडली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी चीज की ये जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो GUI इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, जिससे ये और भी ज्यादा क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, इंटरैक्टिव हो जाता है यूजर के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज करता है। बट ये जरूरी नहीं है कि GUI को यूज करेगा, ये CLI को भी यूज कर सकता है। बट यहां पर इसका फुल फॉर्म चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, बट बेसिकली जो जब इंटरैक्टिव की बात आती है तो GUI की बात आती है, बट जरूरी ये मस्ट नहीं है कि वो GUI होगा, वो CLI भी हो सकता है। तीसरी चीज की यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इंस्टेंटली गेट्स आउटपुट आफ्टर इनपुट। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और, वो क्या, यूजर इंस्ट्रक्ट टू ए प्रोग्राम as input and computer give response at same टाइम। जो लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होंगे, विंडोज और मैक को, शायद वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, और जो बिगनर होंगे, जो अभी तक कंप्यूटर नहीं यूज किए होंगे, उनको शायद पता नहीं होगा। बट ऐसा बहुत ही एक तरह से कहें कि कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो अभी कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे होंगे और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक को यूज नहीं किए होंगे। सो आप लोगों को ये नहीं समझना चाहिए, आप लोग अच्छे से इस इंटरैक्टिव OS को समझ पा रहे
होंगे। तो आज बेसिकली हम इन 3 पॉइंट पे ही अपने क्लास को एंड करते हैं, बिकॉज कि अगर हमारा क्लास ज़्यादा बड़ा हो जाता है सो वहाँ से जो है आपका आपका पढ़ने का जो इफिशियंसी है वो भी थोड़ा पुअर हो जाता है, आप उस बात को नहीं समझ पाते हैं। सो अब हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारी क्लासेस हो छोटे छोटे सेशंस में हो, ताकि आप जितनी चीज़ें पढ़ें वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर से आपको कहीं अलग पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप आसानी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइए। दूसरा कि कहीं से आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में उस डाउट को भेज सकते हैं, आप हमसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। बट आपको ये करना होगा कि जो इंडिविजुअल हमारा वीडियो है उसी इंडिविजुअल वीडियो से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में एक्चुअली डालेंगे। साथ ही साथ फिर से जाते जाते हमारा एक रिक्वेस्ट हर दिन की तरह एक ही रहेगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।